हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के विषय में। एनसीईआरटी क्या होता है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी किस प्रकार से मदद करता है। एनसीईआरटी के ऊपर इम्पोर्टेंस को देखते हुए जरा सा सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक क्या बोलती है और वो किस प्रकार से पढ़ने के लिए बोलती है, एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़ते हैं, क्या फायदे हैं उस बुक को, इस चीजों के बारे में जरा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जरा सा आते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एनसीईआरटी प्रत्येक एनसीईआरटी बुक में पहले पृष्ठ पे आमुख दिया रहता है और उस आमुख में बुक के विषय में लिखा रहता है कि उस बुक को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, उस एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के क्या तरीके हैं और जो बुक लिखे गए हैं उस लिखे हुए बुक के क्या मायने रखते हैं और किस आधार पर उस बुक को लिखे गए हैं। किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए उस बुक को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आज के दौर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए एनसीईआरटी 6 to 12 के बीच में बहुत सारे विषयों पे चर्चा की जाती है कि 6 to 12 एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। पर सवाल ये उठता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद हम रिटर्निंग क्यों आते हैं 6 क्लास से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी के बीच में। ठीक है, तो इस बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो आप लोग को मैं लेके चलता हूँ उसके आमुख पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो आमुख, और उसमें चंद लाइनें हाईलाइट की होगी, तो मैं अभी आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें बताया गया है कि बच्चों के स्कूली जीवन को, मेरे पास है ये एनसीईआरटी, आप देख सकते हो 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको दिखाई दे रही होगी। बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है इस पुस्तक में। तो जरा सा समझते हैं कि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो और एनसीईआरटी जो बता रही है वो, क्या दोनों चीजें सेम बताई जा रही है। इस बारे में यही बताते हैं कि एनसीईआरटी जो होता है वह किस प्रकार से आपका हेल्प करेगा। तो आखिर में एनसीईआरटी बुक ही क्यों, किसी स्टेट द्वारा बनाया गया बुक क्यों नहीं। तो इसका एक सीधा सा जवाब यही है कि पूरे भारत में मानक पुस्तक के रूप में एनसीईआरटी को लिया गया है, क्योंकि प्रत्येक स्टेट के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी बुक उपलब्ध कराना एवं पढ़ना बहुत ही आसान है। दूसरा नंबर चीज कि आपने इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस बुक में आपको कभी भी फैक्ट्स को रटा देने की बातें नहीं की जाती है। आपको इस बुक को पढ़ने के बाद आपके जीवन से जोड़कर आपको चीजों को समझाया जाता है और ये जो चीजें होती है यही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हद तक भूमिका अच्छी निभाती है। तो यहाँ पे जो है आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी दिखाई देगी। अब इस बात को जरा सा कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए एक मैं उदाहरण लेने वाला हूं जो आज तक बचपन में जो हम लोग पटाखे उड़ाते आए हैं। ठीक है, आप लोग जरा सा देखिएगा, इस आकार के पटाखे के से तो आप भली भांति पूरी तरह से परिचित होंगे। तो जरा सा आज इसका अपने एनसीईआरटी में क्या यूज है वो आप देख लीजिएगा। इस पटाखे का एक जो होता है बना हुआ जो शेप होता है वह शंकु की तरह, कोन की तरह बनता है। ये कभी भी छोटा बड़ा होने के साइज में नहीं आता है। यह जिस साइज में बन गया होता है वह उसका एक फिक्स साइज होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर बारूद भरे होते हैं और ये जो बारूद होता है वही इसको आगे की तरफ बढ़ने के लिए उज्ज्वलित करता है। अब इसके जो होते हैं, इसके मुहाने पे यहाँ के जो इसके जो भाग है यहाँ पे आग लगाने के लिए कुछ दिया रहता है और यहाँ पे जब हम आग लगाते हैं तो आग लगाने के बाद यहाँ से कुछ लौ निकलता है और ये जो लौ होता है वहां के आसपास के जगह को बहुत ही ज्यादा उजाला करता है और ये जो प्रकाशमान जो है यही हम लोग को बहुत ही ज्यादा आनंदित करता है। तो ये जो एनसीईआरटी में ये जो चीजें जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस उदाहरण का हमने किस प्रकार से यूज करना है।
तो जरा सा उसका उपयोग हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग यूज किस प्रकार से करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पटाखे की जो बाहर का जो शेप है वो आपका है एनसीईआरटी की बुक। ये जो बाहर का जो आपको जो शेप दिखाई दे रहा है वो आपका एनसीईआरटी बुक है। और इस एनसीईआरटी बुक के अंदर जो आपको जो बारूद दिखाई दे रहा है, यह बारूद जो है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के सिलेबस है। और इस एग्जाम के सिलेबस के बाद में इसमें और क्या दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है यही हो आप स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स है। और यहां से जब स्टूडेंट इस पटाखे को जब जलाते हैं तो वहां से जो लौ निकल के आता है ये है आपका जीवन और आपके बुक की नॉलेज। और यहां से जब आपके नॉलेज और बुक जब निकल के आते हैं तो आप क्या करते हो, ब्राइट की तरह चमकते हो और आपका जीवन जो होता है उजाला की तरह हो जाता है। पर अब देखते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ते समय इसका एग्जाम्पल हमने क्यों लिया। तो ये जो शेप जो दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब एक जो बुक होता है उसमें एक सीमित जानकारियां होती है। पर क्या 6 क्लास के बच्चे को जो पढ़ना है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे को भी वही पढ़ना है। तो इसके बीच के दोनों को अंतर को समझते हैं, क्योंकि ये 6 क्लास की हिस्ट्री है, 8 क्लास की हिस्ट्री है, 9 क्लास की हिस्ट्री जो होती है वो उस क्लास में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए बनाया जाता है। पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट के लिए कैसे उपयोगी होगा। तो ये वाला जो लाइन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा, लाइव प्लस बुक, क्योंकि इसमें जो होगा आप अपने जीवन से जब किसी बुक को जोड़ के पढ़ोगे, किसी कंसेप्ट को जोड़ के पढ़ोगे, तभी जाके उसका कुछ आगे आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो। अब जरा सा देखते हैं कि बाहर का जो शेप जो हमने बनाया है, यह शेप जो है बुक की तरह कैसे दिखाई दे रहा है। अब ये जो आपका जो बुक हो गया, ये बाहर का एक सीमित बुक का दायरा हो गया जिसके अंदर एक कंटेंट है। अब उसके अंदर का जो बारूद का जो ढेर दिखाई दे रहा है वह डिपेंड करता है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस के ऊपर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसका अलग सिलेबस है, उसका अलग बारूद है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उसका अलग सिलेबस है, उसके अलग बारूद है। लेकिन उस बारूद के अंदर जब स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा होके उसके मुहाने पे जब वो आग लगाता है तो उससे वह बारूद के जब ढेर जैसे निकलते हैं और उसको एनसीईआरटी बुक के बताए हुए रास्ते, जैसा कि आपने पढ़ा कि रटा देने की प्रवृत्ति, फैक्ट को मगअप करने की प्रवृत्ति से दूर हटके उसको अपने जीवन से जोड़ के कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ना होता है, तो वही चीज निकल के बाहर आता है। और जब बाहर आता है तो वहां के सारे एरिया को वह जगमग करता है। उसी तरह से ये जो बाहर के एरिया को जब आप जगमग करोगे वही होगा आपका सोसाइटी। अब इस समाज को जब आप उज्जवल करोगे तो आपका पढ़ा हुआ सार्थक हुआ, आप एग्जाम में भी पास करोगे और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे। अब इसको जरा सा आगे बढ़ते हुए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हम लोगों ने बात किया, क्या यह पूरी तरह से सार्थक है? क्या एनसीईआरटी पढ़ने से हमारी जो क्वेश्चंस है वो बन भी रहे हैं? तो इसको हम प्रूव करने के लिए आपको जरा सा ले चलते हैं यूपीएससी के 2022 में प्रीलिम्स के हुए एग्जाम की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यूपीएससी के 2022 के प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 91, अशोक के प्रमुख शिलालेख के नाम, और उसके बाद में दूसरे कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा वह स्थान जिस स्थान में वह स्थित है, आज के समय में वह किस राज्य में स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो एनसीईआरटी के मैप का क्वेश्चन है। आपको मैं सोर्स बताता हूं यह क्वेश्चन आया कहां से है। या 6 क्लास की एनसीईआरटी के हो, आप अपने घर पे खोल के देख भी सकते हो और स्क्रीन पे मैं उस पेज को भी दिखा रहा हूं, उस मैप को भी दिखा रहा हूं जिसको आप देख भी सकते हो। तो वहां से क्या होता है कि डायरेक्टली सिर्फ मैप को उठाकर और उस मैप से चंद चीजों को उठाकर पूछ दिया जाता है, जबकि किताब पढ़ते समय वहां पे हम लोग इस चीज को ज्यादा केयर नहीं करते हैं। नॉर्मली मैप है, एक बार देख लिए बाहर हटे। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, उस कंसेप्ट को समझना है, वहां पे उसके गहराई को समझना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब आप लोग को मैं एक और क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 28 के रूप में वहां पे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर पेपर में। हो सकता है अगर आपका कोई सेट चेंज हो, आपके क्वेश्चन का नंबर चेंज हो सकता है, जबकि मैं आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा भी देता हूं। यहाँ पे मोनोजाइट से रिलेटेड कुछ बातें की गई है, मोनोजाइट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं।
तो ये मोनोजाइट होता क्या है, मोनोजाइट कहां से आएगा? इस मोनोजाइट को आपका सोर्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, बीटीएल। ये बीटीएल क्या होता है? एनसीईआरटी पढ़ते समय बीटीएल को हम लोग क्यों फोकस करते हैं? बीटीएल होता क्या है? बीटीएल कहने का मतलब होता है बिटवीन द लाइन। आप किसी भी पंक्ति को पढ़ रहे हो, उसे जरा ध्यान से पढ़ो, उसको समझो कि उस पंक्ति के अंदर क्या है, क्या उस पंक्ति का उपयोग आपके आने वाले समय में किसी बुक से हो सकता है, क्या आप इस पंक्ति को अपने आने वाले स्टैंडर्ड बुक्स का बेसिक थीम बना सकते हो। तो आपको मैं अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं मोनोजाइट से रिलेटेड, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है एनसीईआरटी 12th क्लास की, 12th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। आप इस चीज को देख सकते हो कि ज्योग्राफी का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7। तो इसमें आपको एक लाइन दिखाई दे रहा होगा, और वो जो लाइन है वो आपको हाईलाइट करते हुए मैंने बोर्ड पे दिखाया है, और उस लाइन को देखने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बहुत ही हद तक आते हैं। वो एक आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देने के साथ साथ वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस भी देते हैं। इसलिए किसी भी लाइन को सिर्फ उसके फैक्ट्स को रट के, कैसे है कैसे नहीं है, सिर्फ उसके चंद वर्षों को रट के आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको बीटीएल के माध्यम से पढ़ना होगा, आपको उस चीज को ध्यान से समझना होगा, और एक छोटे बच्चे की तरह नहीं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जागृत विद्यार्थी की तरह पढ़ना होगा। आपके सामने जो कुछ भी दिया गया है उसे आप बढ़िया से समझोगे, देखोगे, पढ़ोगे, घबराएंगे नहीं। और इस सफर में आपको मैं हर समय प्रत्येक चैप्टर वाइज, प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो बना बना के आपके पास में पहुंचाने वाला हूं। तो आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ी भी एनसीईआरटी को समझने में मदद की हो तो वीडियो को लाइक करें, और आने वाले समय के नए अपडेट प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। तो अगले वीडियो का आप लोगों का इंतजार रहे। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में एनसीईआरटी से रिलेटेड है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार डालें।